हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास 3 फ्रेजेस हैं और उन तीनों फ्रेजेस को पहले हम लोग उनके मतलब को देखेंगे, उसको तीनों को हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा फ्रेज़ है, पहला फ्रेज़ है टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब है फीलिंग इल, अच्छा महसूस नहीं करना, अपने आप को बीमार महसूस करना। हमारा दूसरा फ्रेज़ है टू मेक आउट। टू मेक आउट का मतलब हुआ टू सी, टू परसीव, टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग और समवन विथ डिफिकल्टी। मतलब कि किसी चीज़ या किसी को कठिनाई से समझना। और आज का तीसरा फ्रेज है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ए सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन, मतलब विवाद का विषय या विवाद का कारण या कलह की वस्तु। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि टू फील अंडर द वेदर, जिसका मतलब टू नॉट फील वेल, बहुत अच्छा महसूस नहीं करना, फीलिंग इल या बीमार महसूस करना। हिंदी में इसका मतलब हम लोगों ने लिखा है कि अच्छा महसूस ना करना, और इसको सेंटेंस में हम लोगों ने बनाया है। अगर एक हिंदी में ऐसा सेंटेंस हो कि मैं वास्तव में आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं भयानक खांसी और सर्दी से ग्रसित हूँ। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव ए टेरिबल कफ एंड कोल्ड अटैक। मतलब मैं वास्तव में आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं भयानक खांसी और सर्दी से ग्रसित हूँ। अब हमारा दूसरा फ्रेज है टू मेक आउट। हिंदी में हमने इसका मतलब लिखा है टू मेक आउट का किसी चीज़ या किसी को कठिनाई से समझना या समझ पाना। अंग्रेजी में लिखा है टू सी, टू परसीव, टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग और समवन विथ डिफिकल्टी। अब एक सेंटेंस है, तुम जो कहते हो उसे समझने में मैं विफल हूँ, यानी तुम्हारी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं विफल हो रहा हूँ तुम्हारी बात को समझने। आई फेल टू मेक आउट व्हाट यू से। हमारा तीसरा फ्रेज है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब ए सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन। ए सब्जेक्ट ऑफ कंटेंशन माने विवाद का सब्जेक्ट, विवाद का सब्जेक्ट, कलह की वस्तु, विवाद का कारण या विवाद का विषय। अंग्रेजी में हम लोगों ने इसका एक सेंटेंस लिया है, अक्साई चिन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसका मतलब है अक्साई चिन भारत और चीन के बीच में कलह की एक वस्तु है, या अक्साई चिन भारत और चीन के बीच विवाद का एक विषय है। हेलो दोस्तों, मैं एक बात और बताता चलूँ, ईडियम में और फ्रेज में जो फ़र्क है, जो अंतर है, वो बहुत पतला है। जो ईडियम और फ्रेज के बीच जो दीवार है वो बहुत पतली दीवार है और बहुत फ्लेक्सिबल दीवार है, बड़ी लचीली दीवार है। इसलिए किसी भी फ्रेज को फ्रेज कहना या ईडियम कहना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोग फ्रेज को डिफाइन कैसे करते हैं। और इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू मेक सम कंटेक्स्ट। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होता है, विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब यूनिट हमारा फ्रेज होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एक साथ किसी संदर्भ को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कर्ता क्रिया इकाई के बिना शब्दों का समूह है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह भी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ईडियम भी कर्ता क्रिया के बिना ही होता है आमतौर से। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत अधिक हम लोग यही देखते हैं कि ईडियम में भी कर्ता क्रिया नहीं होता है। दैट इज़ का सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट ईडियम में भी नहीं होता है। तो ईडियम को हम लोगों ने डिफाइन किया है, ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन और वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज़ यूज्ड in common parlance. It is the amalgamation of words that convey a separate meaning altogether rather than an actual translation. इडियम है, इसको मुहावरा हिंदी में कहते हैं, और मुहावरा एक अभिव्यक्ति या बोलने का तरीका है जो आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। यह शब्दों का समामेलन है जो वास्तविक अनुवाद के बजाय एक अलग अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करता है। ईडियम भी शब्दों को, ईडियम हमने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा या हिंदी में, ईडियम शब्दों का समूह है जो अपने शब्दों के मानी से हट करके अलग अर्थ को पूरी तरह से यह व्यक्त करता है। तो हम लोगों ने फ्रेज को अंग्रेजी में डिफाइन किया और फिर हिंदी में किया। फ्रेज को हमने फ्रेज ही लिखा है हिंदी में, इसको वाक्यांश भी लिख सकते हैं या वाक्यांश भी हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको उतार लें, देखें और इसको फिर समझें, वो गौर करें इस पर। फ्रेज को अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों तरह से परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया, और ईडियम को भी किया गया है। तो आप ये महसूस करेंगे ये सब्जेक्ट वर्ब यूनिट का जो फ़र्क है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट जो है ये ईडियम में भी नहीं होता है आमतौर से, और इसीलिए दोनों का फ़र्क करना ज़रा सा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, उतारें। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स ने देखा है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, पिछले वीडियो में,
कि हम लोगों ने एक फ्रेज पढ़ाया था कि भंडाफोड़ कर देना, भंडा फोड़ना, हाँ, टू ब्लो समवंस कवर। तो ये ऐसा लगता है कि ये ईडियम है, लेकिन ज़्यादातर भाषाविदों ने, ग्रामेरियंस ने, या भाषा के जो हमारे लिटरेरी या लिटरेचर के जो एक्सपर्ट लोग हैं, अंग्रेज़ी के जो भाषाविद हैं, उन्होंने टू ब्लो समवंस कवर को फ्रेज माना है, उसको ईडियम नहीं माना है। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा फ्रेज लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, ईडियम का इस्तेमाल कम किया है। हिंदी में हमने मुहावरे का इस्तेमाल किया है। ईडियम्स एंड फ्रेज का जो हम लोगों ने सेंटेंस में व्यवहार सीखा है, उसको स्टूडेंट्स याद रखें। लेकिन कोई पर्टिकुलर फ्रेज वो फ्रेज है या ईडियम है, कोई शब्दों का समूह वो ईडियम है या फ्रेज है, इसकी सोच में वो ना पड़े स्टूडेंट्स। और जैसे हमने कहा कि टू ब्लो समवंस कवर जो है, ये लगता है कि ईडियम है, लेकिन इसको अधिकतर भाषाविदों ने इसको फ्रेज माना है। अभी जो पढ़ा है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने विवाद का विषय, तो इसको कुछ भाषाविदों ने इसको फ्रेज माना है और कुछ भाषाविदों ने इसको ईडियम माना है। तो हम उस फ़र्क को, वो एक बड़ी बहस होगी किसी चीज़ के लिए कि उसको ईडियम माना जाए। यह भाषाविदों में भी एक बहस का एक मुद्दा है कि ईडियम और फ्रेज का क्या फ़र्क है। लेकिन एक बात हम स्टूडेंट्स को इस मद में बताते चलें, इस कनेक्शन में बताते चलें कि जितना भी ईडियम्स है वो सब फ्रेज है, उसको हम फ्रेज मान सकते हैं, क्योंकि फ्रेज क्या है, शब्दों का समूह है। तो ईडियम्स को भी हम ब्रॉडर सेंस में फ्रेज कह सकते हैं, और फ्रेज तो फिर फ्रेज ही है, क्योंकि हम लोग डिफाइन करते हैं कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू मेक सम कंटेक्स्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब इन इट। और एग्जैक्टली सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ईडियम में भी नहीं होता है। एक्चुअल ईडियम्स का मतलब शब्दार्थ से नहीं लिया जा सकता है, वो अनुवाद, शब्दों के अनुवाद के बजाय एक अलग अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करता है। लेकिन टू ब्लो समवंस कवर जो हमने पढ़ाया है कि भंडा फोड़ कर देना, ये तमाम भाषाविदों ने इसको ईडियम नहीं माना है, इसको फ्रेज माना है। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो हम लोग देख रहे हैं कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो विवाद का विषय है, इसको फ्रेज भी माना गया है, बहुत सारे भाषाविदों ने फ्रेज माना है, और बहुत सारे भाषाविदों ने इसको ईडियम माना है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ईडियम और फ्रेज कॉमन ही समझे कि ये ईडियम और फ्रेज हम लोग सीख रहे हैं। तो और हम लोगों ने जो चीज़ अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है वो कलह का कारण या विवाद का विषय जो है, ये ईडियम भी है और ये फ्रेज भी है। लेकिन हम उस फ्रेज को या ईडियम को, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को समझें, उसके मानी को समझें, और उसको जो हम लोगों ने सब्जेक्ट इस फ्रेज को या इन वर्ड्स को, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को जो सेंटेंस में व्यवहार करने का तरीका सीखा है, उसको हम याद रखें। यही हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और समझने के लिए, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी और अच्छी अंग्रेज़ी लिखने के लिए भी। और स्पेशली हम जो पढ़ा रहे हैं वो SSC और बैंकिंग एग्जामिनेशन के मद्देनज़र पढ़ा रहे हैं। हमारा स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों उसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र है। तो उसमें भी इसका अगर आप मानी जानते हैं और इसका सेंटेंस में इस्तेमाल जानते हैं, सेंटेंस में इसका यूज़ जानते हैं, उसको व्यवहार करना जानते हैं, तो ये एक्चुअल अंग्रेज़ी में भी आपके लिए बहुत मददगार है, स्पोकन अंग्रेज़ी में भी, स्पोकन इंग्लिश में भी मददगार है, और एग्जामिनेशन में भी बहुत मददगार है। तो थोड़ा सा हमने डिस्कस कर दिया कि ईडियम और फ्रेज का कहाँ पर उसका जो फ़र्क है, फ़र्क की जो दीवार है वो बहुत पतली है और बड़ी लचीली है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखें और इसको समझें और समझने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं, भाषाविद उससे कुछ अलग समझ रहे हैं। तो भाषा में या ग्रामर में जो भाषाविदों की राय होती है, जो कानून वो बना देते हैं, वही मान्य होता है। फिर इसमें हम लोग एक चीज़ और बता दें कि जैसे हम लोगों ने अभी जो फ्रेज़ पढ़ा है, टू मेक आउट माने किसी चीज़ को या किसी विषय वस्तु को या किसी आदमी, किसी व्यक्ति को कठिनाई से समझना या समझ पाना। टू मेक आउट हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी को, किसी विषय को, किसी विषय वस्तु को या किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को समझना या समझ पाना बड़ी कठिनाई के साथ। तो और इसका हम लोगों ने सेंटेंस भी देखा है। अब इसको हम लोग ये, या तो अब इसमें एक नई चीज़ भी आ रही है अंग्रेज़ी में, जो शुरू तो 1925 में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रामर में अब आना शुरू हुई है इधर 10-20 साल 30 साल के अंदर। वो क्या है कि फ्रेजल वर्ब का एक कंसेप्ट आया है, या कंसेप्ट तो बहुत पुराना है लेकिन ये टर्मिनोलॉजी अब आने लगी है फ्रेजल वर्ब का। तो टू मेक आउट जो है, इसको या तो हम लोग टू मेक आउट किसी चीज़ या किसी विषय वस्तु को कठिनाई से समझना, टू मेक आउट जिसको कहते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने इस्तेमाल पढ़ा है, सेंटेंस में भी उसके मानी पर भी बहस किया है और उसको सेंटेंस भी पढ़ा है। तो टू मेक आउट जो है ये, इसको या तो हम फ्रेज मानेंगे या फ्रेजल वर्ब मानेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा,
अगर इसमें कोई कमी नज़र आती हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई अच्छाई लगती हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कहीं कोई हमसे भूल या त्रुटि हो रही हो तो उसे तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक एंड आई शैल बी ग्रेटफुल टू दोज who will point out my mistakes। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।